हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है ना। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है ना। और इससे पहले मैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको जाके चेक ऑन करें और देखें। ठीक है ना। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को बनाने का। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम वर्क से। वर्क किसे कहते हैं? तो जनरली अगर हम बात करें, किसी को बोले भाई काम क्या होता है, वर्क किसे कहते हैं, तो बोलेगा यार कि हम रीडिंग करते हैं, ठीक है, उसे काम कहते हैं। हम होमवर्क करते हैं, उसे हम काम कहते हैं। ठीक है भाई। हम सोते हैं, हम सोने जाते हैं भाई, उसे हम काम कहते हैं। हम खाते हैं, वो एक काम होता है। तो जनरली टर्म्स में वर्क कहते हैं रीडिंग, होमवर्क करना, सोना, खाना खाना, ये सब कहा जाता है। बट एक्चुअली में अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बात करूं तो साइंटिफिक टर्म में क्या होता है, साइंटिफिक टर्म में इसे हम वर्क डन नहीं कहते। साइंटिफिक टर्म में वर्क डन कहा जाता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हो? फोर्स। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया ऐसे करके एफ, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस फोर्स की इन्फ्लुएंस में, मतलब इस फोर्स की वजह से आगे मूव करने लग जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। सिंपल से कहने का मतलब है कि जब आप फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्क। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव, या फिर कह लो डिस्प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, उसे हम कहेंगे वर्क। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं भाई कि वर्क एक कैसी क्वांटिटी है। वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है? तो जिनको पता नहीं है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, उनको मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वेक्टर और स्केलर कहते किसको हैं। बेसिकली हम वेक्टर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जिनके अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और उसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और जिसके अंदर क्या हो, डायरेक्शन हो, उसे हम कहते हैं क्या? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि, एक सेकेंड, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या होता है इसका मतलब? क्वांटिटी। कि मतलब कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, नहीं है, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शंस भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब क्वांटिटी भी होती है। अब जैसे मान के चलो आप फोर्स लगाते हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है बी, इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने के बाद ऑब्वियसली बात है ये आगे की तरफ मूव करेगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी इसकी, मूवमेंट कहाँ हो जाएगी इसकी, आगे की तरफ होगी मूवमेंट इसकी। तो जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या थी, देखो आपने फॉरवर्ड फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करा। कई बार ऐसा होता है कि आप फोर्स क्या करते हो, आगे की तरफ लगाते हो और आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव करता है, पीछे की तरफ मूव करता है। ऐसा आपने कई जगह देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग की केस ले लो। स्प्रिंग वाले केस में क्या होता है, जैसे आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे, स्प्रिंग वाले केस में क्या होता है, जैसे आप स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचते हो, फोर्स आगे की तरफ लगाते हो, सॉरी, जैसे आप आगे की तरफ खींचते हो तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, आगे की तरफ हो रही है। लेकिन होगा क्या कि स्प्रिंग को कौन खींचेगा पीछे की तरफ? स्प्रिंग फोर्स। आप स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचोगे तो स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचने की वजह से ये स्प्रिंग आगे की तरफ मूव करेगी। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, जब अभी आगे की तरफ मूव करिए ना, मूवमेंट तो आगे की तरफ हो रही है, लेकिन स्प्रिंग इसको कहाँ खींच रहा है, स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींच रहा है। तो ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि फोर्स आप आगे की तरफ लगाते हो, मतलब फोर्स आप फॉरवर्ड लगा रहे हो,
और मूवमेंट क्या हो रही है, बैकवर्ड हो रही है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसलिए वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान रखना वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम जानते हैं यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क का फॉर्मूला। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। जूल कह लो या आप कह लो न्यूटन मीटर। ठीक है ना, जूल कह लो या कह लो न्यूटन मीटर। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फोर्स आगे लगा रहा है पर्सन और मूवमेंट क्या हो रही है, आगे की तरफ हो रही है। तो फोर्स भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करते हैं। कितने तरह के वर्क डन होते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करूँ तो 3 तरह के वर्क डन होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, और एक होता है आपका नेगेटिव वर्क डन, और एक होता है आपका ज़ीरो वर्क डन। ठीक है, तो ये 3 तरह के वर्क डन होते हैं। देखो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ मैंने जो साइन बना रखा है, इसका मतलब ये होता है जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे भी है। तो आइए जानते हैं पहले एक एक करके, पॉजिटिव वर्क डन किसे कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन किसे कहते हैं, और ज़ीरो वर्क डन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन किसे कहते हैं। पॉजिटिव वर्क डन उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि एक ये पर्सन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है। देखो आपने इसको कहाँ की तरफ धक्का दिया, आपने इसको आगे की तरफ धक्का दिया। जब आप इसको आगे की तरफ धक्का दोगे तो इसकी मूवमेंट कहाँ होगी, इसकी मूवमेंट होगी आगे की तरफ। तो जब आप धक्का भी आगे की तरफ दे रहे हो, मतलब फोर्स भी आगे की तरफ लगा रहे हो, और मूवमेंट भी कहाँ हो रही है, आगे की तरफ हो रही है। फोर्स भी आगे लगा रहे हो, मूवमेंट भी आगे की तरफ हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। देखो या तो दोनों के दोनों डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए, या तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बैकवर्ड होनी चाहिए। कहने का मतलब या तो आप धक्का आगे की तरफ दे रहे हो तो बॉडी भी आगे की तरफ मूव कर रही है, अगर आप धक्का पीछे की तरफ दे रहे हो तो बॉडी भी कहाँ मूव कर रही है, पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। एक और तरीका होता है इनको बचाने का, पॉजिटिव वर्क डन को बचाने का तरीका होता है एंगल बिहाफ पे। इनके एंगल को देख के हम बता सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि भाई ये वाला एग्जांपल ये था कि आपने फोर्स आगे की तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, आगे की तरफ हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप फोर्स भी आगे की तरफ लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रही है, तो आप बताओ कि इस फोर्स के अंदर और डिस्प्लेसमेंट के अंदर इनके बीच का एंगल कितना होगा। एंगल कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में डिग्री कितनी बन रही होगी, एंगल कितना होगा। तो मैं कहूँगा भाई फोर्स भी आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, इसका मतलब इनके अंदर एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि पॉजिटिव वर्क डन के अंदर क्या होता है कि एंगल 0 होता है। एंगल 0 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों आगे की तरफ होती है और इनके बीच का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। नेगेटिव वर्क डन उस केस में कहते हैं जैसे मान के चलो कि एक स्प्रिंग है ऐसे करके, और इस स्प्रिंग पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना, अब आप क्या करते हो, इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करते हो। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट आपने आगे की तरफ करी, जब आप इसको आगे की तरफ मूव करते हो तो क्या होगी, स्प्रिंग खिंच जाएगी, ऐसे करके खिंच जाएगी। तो भाई डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगी, देख सकते हो ना आप कितनी कितनी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहले इसकी पोजीशन मान के चलो x थी, अब क्या होगी इसकी पोजीशन, x1 होगी है। तो इसकी पोजीशन में चेंज आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई। पहले वो यहाँ पे था, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसके बाद वो कहाँ पे आ गया, उसके बाद वो अब यहाँ पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन देखो क्या हो रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होती है ना,
आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो स्प्रिंग क्या करती है, दोबारा वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है। वो क्यों आती है उसी पोजीशन में, जैसे आपने खींचा आगे की तरफ, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ करी, स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा ना भाई। देखो आप चीज़ों को आगे की तरफ खींचते हो तो स्प्रिंग क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, आगे की तरफ हुई। और स्प्रिंग जब देखो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है कैसे लगाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। स्प्रिंग क्या करता है, उसको खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की आगे की तरफ हो रही है, स्प्रिंग क्या करता है, उसको पीछे की तरफ खींचता है। अब ध्यान दो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है, आगे की तरफ हुई है, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स आपका लगा पीछे की तरफ, तो उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। आपको पता ही होगा कि जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है, वो 180 डिग्री का बनता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि पहली बात तो ये कि नेगेटिव वर्क डन जो होता है उसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। ध्यान लिख सकते हो आप ही, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। एंड दूसरी चीज़ आप ये बता सकते हो कि वो नेगेटिव वर्क डन कब कहलाएगा, जब उनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये जो थीटा है, थीटा को हम कहते हैं एंगल, इसको एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं ज़ीरो वर्क डन की, कि ज़ीरो वर्क डन कब कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं ज़ीरो वर्क डन की। ज़ीरो वर्क डन वो कब कहलाता है, देखो ज़ीरो वर्क डन कहलाने के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो जब आप धक्का दो, जब आप फोर्स लगाओ, फोर्स तो आप दे रहे हो, जैसे मान के चलो आप फोर्स 50 न्यूटन का लगा रहे हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो आगे मूव ही नहीं करा। फॉर एग्जांपल आप दीवार को धक्का लगाओ, ताकत लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, लेकिन दीवार क्या हो रही है, आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, ज़ीरो। तो इस वजह से क्या होता है, वर्क ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो फोर्स तो आप लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि जिसमें आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, आप ताक फोर्स भी लगा रहे हो, लेकिन फिर भी वर्क डन ज़ीरो है। उसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो होता क्या है कि आपने कुली देखा होगा, कुली। जैसे मान के चलो एक कुली बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एक कुली है। अब कुली ने ना अपने सर के ऊपर ना सारा वजन लेके चलते हैं, यहाँ पे वजन होता है सारा, यहाँ पे क्या होता है, वेट होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है उसके कुली के सर पे, यहाँ पे कुली के सर पे वजन होता है सारा का सारा। तो देखो इस वजन की वजह से सारा का सारा फोर्स कहाँ लग रहा है, इसका सारा का सारा फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, जब इसका फोर्स नीचे की, देखो वजन है, ऑब्जेक्ट आपने ऊपर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। आपको पता ही है कि ग्रेविटी खींचती है ऑब्जेक्ट को, तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट का जो फोर्स वगैरह कहाँ लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। जब फोर्स नीचे की तरफ लगती है, देखो वेट भी एक तरह का फोर्स ही होता है, तो सारा का सारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है। जब सारा का सारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ जा रही है। अब देखो कुली क्या करता है, तो कुली ऐसे चलता है, आगे की तरफ चलता है कुली। जब कुली आगे की तरफ मूवमेंट करता है तो होता क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ, और फोर्स कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस केस में क्या होता है कि वर्क डन ज़ीरो होता है, जब फोर्स नीचे की तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो। तो इनके बीच का एंगल कितना बनता है, सॉरी इसको मैंने लिख दिया दोबारा फोर्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ जा रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है इनके बीच का एंगल। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वर्क डन एक तो तब ज़ीरो कहलाता है या तो फिर फोर्स ज़ीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए। ठीक है ना, और दूसरा वर्क डन ज़ीरो कब कहलाता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। जब आपका थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में अभी क्या करा हमने, वर्क डन के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है वर्क डन, फिर हमने पढ़ा उसके फॉर्मूला पढ़ा, फिर डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वर्क डन पढ़ा। अब ना इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 40 kg का है, यहाँ 40 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको 5 मीटर की हाइट पे लेके आए हैं। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 5 मीटर।
तो उसका वर्क डन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, मैं डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर, मास दे रखा है 40 kg। अब देखना इस चीज़ में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जी का यूज़ करेंगे। जी की वैल्यू लेंगे 9.8। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है यहाँ पे फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट को 5 ही लेंगे हम यहाँ पे। अब फोर्स को पता है आपको, फोर्स की वैल्यू, फोर्स को हम लेते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो हम यहाँ पे जी की वैल्यू लेंगे एक ही जगह। तो 40 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 5। तो सिंपल से जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1960 जूल। अब जब ये इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा तो उसका वर्क डन था 1960। W5 का मतलब है इसने जब 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। अगली पार्ट में ये बोल रहा है कि क्या वर्क डन होगा अगर हम इसको ऊपर से गिरा दें और इसका डिस्टेंस आधा हो जाए। जब इसका डिस्टेंस आधा हो जाएगा, जब आधा होने की वजह से क्या होगा, इसका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वर्क डन आधा होने की वजह से इसके वर्क डन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 980 जूल। तो अगर वर्क डन आधा हो जाएगा, जब आपका डिस्टेंस आधा हो जाएगा तो आपका वर्क डन भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें यूनिट्स लगाना ना भूलें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर बेसिकली क्या रखा है अभी, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए के ऊपर 10 kg का आपने ऑब्जेक्ट रखा है। सिमिलरली उसको आप पॉइंट बी तक घसीट के लेके गए हो। जब आप उसको ए से बी की तरफ लेके गए हो, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है, उसके ऊपर 10 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको पॉइंट बी तक लेके गए हो आप, और ये दोनों के दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, एक पॉइंट ए मतलब एक सीधी लाइन में। अब बोला है क्या वर्क डन होगा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर एक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात, जब फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है तो उसके बीच का एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो उसका वर्क डन क्या होगा, 0। तो सिंपल से इसका एक्सप्लेनेशन ये देनी है कि द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज 90 डिग्री। द एंगल, इसको सिंपल से ये लिखना है, द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज 90 डिग्री, डेट्स वाई द वर्क डन इज़ 0। ठीक है, तो आपको सिंपल से इतना लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू।